स्वागत। आज हम एक दिलचस्प लिस्टेड कंपनी पे बात करेंगे, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी AHFL। हम इसके फाइनेंशियल हेल्थ और आगे की संभावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई तरह के सोर्सेज हैं, कुछ लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, कंपनी की अपनी घोषणाएं हैं और जो मार्केट एनालिस्ट्स हैं उनके अनुमान भी हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और ख़ास तौर पे 25-26 के लिए इसका एक आप कह सकें गहरा फाइनेंशियल एनालिसिस करें और ये भी देखेंगे कि अलग अलग एक्सपर्ट्स इसे खरीदने, बेचने या होल्ड करने की क्या सलाह दे रहे हैं और क्यों। हाँ, और ये भी समझना जरूरी है कि पिछले मान लीजिए 6 महीनों में इन्वेस्टर्स का मूड कैसा रहा है स्टॉक को लेकर, क्या सेंटीमेंट बना है और क्या वो आगे भी टिकेगा। और हाँ, कंपनी से जुड़ी जो ताज़ा खबरें हैं उन पर भी बात करेंगे, जैसे उनकी कोई विस्तार की योजना या बिजनेस में कोई नया मोड़ आया हो। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आधार हाउसिंग फाइनेंस करती क्या है और जिस सेक्टर में है उसकी क्या खासियत है। तो देखिए, आधार हाउसिंग फाइनेंस जैसा नाम से ही साफ है, ये हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में है और इनका खास फोकस है भारत का जो कम आय वाला वर्ग है, मतलब लो इनकम हाउसिंग सेगमेंट, उनको घर खरीदने या बनाने के लिए लोन देना। ये अपने आप में मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़रूरी सेक्टर है। जरूरी क्यों? मतलब क्या इसमें अवसर बहुत ज्यादा है? अरे बहुत ज़्यादा। आप देखिए, भारत में जो किफ़ायती घर हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग जिसे कहते हैं, उसकी मांग इतनी ज़बरदस्त है कि अनुमानित बाजार करीब करीब 45 ट्रिलियन रुपए का है। 45 ट्रिलियन? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और अभी अगर आप देखें कि इस सेक्टर में कुल लोन कितना बटा हुआ है, तो वो सिर्फ 13 ट्रिलियन रुपए के आसपास है। मतलब मौजूदा वॉल्यूम से लगभग 3.5 गुना ज़्यादा। पोटेंशियल अभी बाकी है। अच्छा। और इस भारी मांग को दो चीज़ें और हवा दे रही हैं। एक तो तेज़ी से होता शहरीकरण। अनुमान है कि 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में होगी। हम्म। और दूसरा, भारत में मॉर्गेज यानी होम लोन की पैठ अभी भी काफी कम है। मार्च 2024 तक देखें तो होम लोन देश की जीडीपी का सिर्फ 12.34% था। दूसरे कई देशों के मुकाबले ये काफी कम है, तो ग्रोथ की गुंजाइश बहुत लंबी है। और सरकारी योजनाओं का क्या, जैसे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, पीएमएवाई उसका कुछ असर है? पीएमएवाई का तो बहुत बड़ा रोल रहा है, खासकर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, ईडब्ल्यूएस और निम्न आय समूह एलआईजी, उनके बीच डिमांड बढ़ाने में आधार हाउसिंग फाइनेंस इन योजनाओं का फायदा उठाने में काफी एक्टिव रही है। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि 2025-26 में पीएमएवाई अर्बन का नया रूप आने की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, CLSS, वो जारी रह सकती है। हाँ, वो सब्सिडी वाली। हाँ, जिससे परिवारों को शायद 2.67 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। और शायद जो मध्यम आय वर्ग है, मतलब जिनकी सालाना आय 12 से 18 लाख रुपए के बीच है, उनके लिए भी कुछ नई स्कीमें आ सकती हैं। तो सरकार का ये जो लगातार सपोर्ट है, वो AHFL जैसी कंपनियों के लिए रिस्क कम करता है, क्योंकि सब्सिडी से ग्राहक के लिए लोन सस्ता हो जाता है और उसकी किश्तें चुकाने की क्षमता बढ़ जाती है। तो साफ है कि सेक्टर में दम है, ग्रोथ की गुंजाइश है और सरकारी सपोर्ट भी है। लेकिन क्या कंपनी खुद इस मौके को बुना पा रही है? हाल के सालों में, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? बिल्कुल। फाइनेंशियल ईयर 2025 जो मार्च 2025 में खत्म हुआ, वो कंपनी के लिए पूंजी जुटाने और ग्रोथ बनाए रखने का साल था। उनका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, AUM, मतलब कुल लोन बुक, वो 25,531 करोड़ तक पहुंच गया। 25,000 करोड़? हाँ, और ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2025 के बीच सालाना 20% की CAGR ग्रोथ दिखाता है। ये काफी मजबूत ग्रोथ है। 20% CAGR से 1,000 करोड़ रुपए की नई इक्विटी पूंजी भी जुटाई थी। इससे उनकी नेटवर्थ बढ़कर 6,365 करोड़ रुपए हो गई। अच्छा, IPO से पैसा आया। हाँ, और मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT वो 912 करोड़ रुपए रहा। और जो रिटर्न ऑन एवरेज टोटल एसेट्स है, ROTA, मतलब अपनी संपत्ति पर कितना कमाया, वो काफी प्रभावशाली था, 4.31%। 20% AUM ग्रोथ और 4.31% ROTA, ये तो वाकई काफी अच्छे आंकड़े लगते हैं, खासकर IPO से पैसा आने के बाद। क्या यही रफ्तार फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही, यानी जो जून 2025 में खत्म हुई, उसमें भी दिखी? जी हाँ, Q1 में भी मोमेंटम बना रहा। AUM साल दर साल 22% बढ़कर 26,524 करोड़ रुपए हो गया। 22%? FY25 से भी ज्यादा? हाँ, और लोन बांटने में, जिसे डिसबर्समेंट्स कहते हैं, उसमें तो और भी जबरदस्त 32% की ग्रोथ हुई।
वो आंकड़ा 1979 करोड़ पर पहुंच गया। अच्छा। ये नोट करने वाली बात है कि लोन बांटने की रफ्तार AUM ग्रोथ से भी तेज थी। ये दिखाता है कि साल की शुरुआत में कंपनी की सेल्स और मार्केट में पकड़ मजबूत थी। और मुनाफा पीईटी कैसा रहा Q1 में? पीटी भी 19% बढ़कर 237 करोड़ रुपए रहा। ये 851.34 करोड़ रुपए की कुल आय पर था। एक मिनट, यहाँ एक चीज है। आपने कहा पीईटी ग्रोथ 19% थी, लेकिन AUM ग्रोथ 22%। हम्म, और आपने FY25 का ROTA बताया था 4.31%। Q1 FY26 में ये आंकड़ा कैसा रहा? क्या ये भी थोड़ा कम हुआ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। Q1 FY26 में जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, ROA, वो साल दर साल थोड़ा कम होकर 4.0% पर आ गया। 4.0%। हाँ, हालांकि 4% ROA भी इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ये पिछले साल के 4.31% से कम है। ये छोटी सी गिरावट भी मतलब अहम है। ये इशारा करती है कि शायद कंपनी की जो तेज ग्रोथ है वो मुनाफे पर हल्का दबाव डाल रही है। अच्छा, कैसे? हो सकता है कि उनकी फंडिंग कॉस्ट बढ़ रही हो, या फिर जो विस्तार कर रहे हैं उसका खर्चा बढ़ रहा हो। पीटी ग्रोथ 19% का AUM ग्रोथ 22% से थोड़ा पीछे रह जाना भी इसी तरफ इशारा करता है। तो आगे चलकर कंपनी के खर्चे और जो रेगुलेटरी लागतें बढ़ रही हैं उसका असर उनके मार्जिन पर कैसा पड़ता है, ये देखना होगा। उनकी लोन बुक की क्वालिटी, मतलब एसेट क्वालिटी कैसी है? ये बिल्कुल सही सवाल है, खासकर इस LIH सेगमेंट में। आधार का जो रिस्क मैनेजमेंट का ढांचा है वो काफी मजबूत लगता है, और इसके नतीजे उनके एसेट क्वालिटी के आंकड़ों में दिखते भी हैं। मार्च 2025 के अंत में उनके ग्रॉस स्टेज 3 लोन्स, जिसे मोटे तौर पर ग्रॉस NPA कह सकते हैं, वो सिर्फ 1.09% थे। सिर्फ 1.09%? ये तो काफी कम है। हाँ, और नेट स्टेज 3 यानी नेट NPA वो 0.71% थे। जून 2025 यानी Q1 FY26 के आखिर में ग्रॉस NPA थोड़ा सा बढ़कर 1.34% जरूर हुआ। अच्छा, थोड़ा बड़ा। हाँ, लेकिन इसके साथ ही कंपनी 98% से ज्यादा की बहुत अच्छी कलेक्शन एफिशिएंसी भी बनाए हुए है। मतलब वो अपनी किस्तें वसूलने में काफी कामयाब है। 98% प्लस, ये तो बहुत अच्छा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि उनका पूरा लोन पोर्टफोलियो 100% सिक्योर्ड रिटेल लोन है। मतलब हर लोन के पीछे कोई ना कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी है। इसमें भी 73% तो होम लोन है, और बाकी 27% प्रॉपर्टी पर दिए गए छोटे लोन हैं, जिन्हें माइक्रो LAP कहते हैं। लेकिन मैंने सुना है उनके ग्राहकों में काफी लोग, शायद 44% के आसपास, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनकी इनकम रेगुलर नहीं होती। क्या ये एक बड़ा रिस्क नहीं है? हाँ, ये सच है कि सेल्फ एम्प्लॉयड ग्राहकों का हिस्सा ज्यादा है, लेकिन लगता है कंपनी इस रिस्क को अपनी लोन देने की प्रक्रिया, मतलब अंडरराइटिंग, में ही संभाल लेती है। वो काफी सावधानी बरतते हैं। कैसे पता चलता है? इसका सबूत यह है कि उनके कुल AUM के 50% हिस्से में जो लोन टू वैल्यू रेशो है, LTV, वो 60% से भी कम है। अच्छा, LTV 60% से कम? हाँ, मतलब प्रॉपर्टी की कीमत के 60% से भी कम का लोन दिया गया है ज्यादातर मामलों में। ये जो सावधानी है, यही मैनेजमेंट के इस भरोसे का आधार है कि FY26 में उनकी क्रेडिट कॉस्ट यानी लोन डूबने का अनुमानित नुकसान वो सिर्फ 26 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.26% के बहुत ही निचले स्तर पर बना रहेगा। समझ गई। तो ये था हाल का प्रदर्शन और एसेट क्वालिटी। अब आगे देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए मार्केट एनालिस्ट के अनुमान लगा रहे हैं। एनालिस्ट का मानना है कि ग्रोथ की ये रफ्तार बनी रहेगी। उनका अनुमान है कि FY26 में AUM करीब 20% बढ़कर 30,642 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। फिर से 20% ग्रोथ? हाँ, और लोन बांटने में भी करीब 19.5% की बढ़ोतरी का अनुमान है। मुनाफे यानी PAT का अनुमान 1,103 करोड़ रुपए है, जिससे प्रति शेयर आय EPS 25 रुपए 55 बनती है। रोए के 4% के आसपास रहने की उम्मीद है। ये मैनेजमेंट के अपने टारगेट 4.2%, 4.3% से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मजबूत है। क्रेडिट कॉस्ट का अनुमान 26 बेसिस पॉइंट्स 2.6% है, जो मैनेजमेंट के 25 टू 27 बेसिस पॉइंट्स के टारगेट रेंज में ही है। ठीक है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM यानी लोन पर कमाई और फंड की लागत के बीच का अंतर वो 8.2% रहने का अनुमान है। ये आंकड़े तो काफी सॉलिड दिख रहे हैं, खासकर 20% AUM ग्रोथ और इतनी कम क्रेडिट कॉस्ट। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी ROE का क्या? मतलब शेयर होल्डर्स की पूंजी पर कितना मुनाफा?
मैंने सुना है यहाँ मैनेजमेंट के टारगेट और एनालिस्ट के अनुमान में कुछ फर्क है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प और अहम पॉइंट है। मैनेजमेंट का लंबे समय का टारगेट है 17-18% रोए हासिल करना। 17-18%, ओके। लेकिन FY26 के लिए जो बड़े एनालिस्ट्स हैं, उनका अनुमान काफी कम है, सिर्फ 14.7%। ओह, ये तो करीब 2.5-3% का फर्क है। बिल्कुल। और ये फर्क ये बताता है कि एनालिस्ट शायद इस बात को लेकर थोड़े सतर्क हैं कि कंपनी कितनी जल्दी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुधारेगी और जो विस्तार कर रही है उसका फायदा कितनी जल्दी असल मुनाफे में बदल पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो अभी शेयर का वैल्यूएशन है वो इस उम्मीद पर टिका है कि वो ये आरओई गैप को भर देगी। बिल्कुल सही। कंपनी का शेयर अभी अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। अनुमानित प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 2.9x है। 2.9x पीबीवी। हाँ, तो इस प्रीमियम को बनाए रखने और शायद बढ़ाने के लिए AHFL को ऐसी स्ट्रैटेजी लागू करनी होगी जो इस आरओई के अंतर को कम कर सके। मैनेजमेंट के 17-18% के टारगेट के करीब पहुंचना मार्केट के लिए एक बहुत जरूरी सिग्नल होगा कि कंपनी का वैल्यूएशन सही है। अच्छा, इस टारगेट को पाने के लिए कंपनी की रणनीति क्या है? हमने उनके आधार मित्र मॉडल के बारे में कुछ सुना है, वो क्या चीज है? हाँ, आधार मित्र मॉडल ये आधार हाउसिंग फाइनेंस का एक बहुत ही यूनिक और कम लागत वाला तरीका है ग्राहक ढूंढने का। यूनिक कैसे? ये एक तरह का रेफरल सिस्टम है। इसमें आम लोग जिन्हें आधार मित्र कहा जाता है, वो जरूरी ट्रेनिंग और वेरिफिकेशन के बाद कंपनी के लिए लोन ग्राहक लाते हैं। जब लोन बढ़ जाता है तो उन्हें एक रेफरल फीस मिलती है। इस मॉडल में आधार मित्र को कोई ऑफिस वगैरह नहीं खोलना पड़ता, कागजी कार्रवाई भी कम होती है, तो उनके लिए कम लागत में इनकम का एक जरिया बन जाता है। दिलचस्प है। इसी का एक और रूप है महिला आधार मित्र यानी MAM प्रोग्राम। ये खासतौर पर महिलाओं को इस नेटवर्क से जोड़ने पर फोकस करता है। इसमें महिलाओं को लोन बंटने पर 0.45% का कमीशन मिलता है। तो ये पूरा जो विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज्ड और वेरिएबल कॉस्ट मॉडल है, ये AHFL को जमीनी स्तर पर अपनी पहुंच तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। अच्छा, मतलब कम खर्चे में ज्यादा पहुंच। बिल्कुल। और इसी के दम पर वो हर साल 50-60 नई ब्रांच खोलने की योजना बना रहे हैं, बिना ज्यादा फिक्स खर्चा बढ़ाए। अच्छा, 50 से 60 नई ब्रांच हर साल। अभी कितनी है उनकी और कहाँ-कहाँ फैली हैं? अभी उनकी 591 ब्रांचेस हैं जो 22 राज्यों में फैली हुई हैं। वो लगातार अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। 591 काफी बड़ा नेटवर्क है। हाँ, और एक अच्छी बात यह है कि उनका बिजनेस किसी एक राज्य पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। किसी भी एक स्टेट का उनके कुल AUM में 14% से ज्यादा हिस्सा नहीं है। ये दिखाता है कि वो रिस्क को फैलाकर चल रहे हैं। और ये जो सालाना 50-60 नई ब्रांच खोलने का प्लान है, ये उनके 20-22% AUM ग्रोथ के टारगेट को पाने के लिए जरूरी भी है। हाल में मैनेजमेंट लेवल पर भी कोई बदलाव हुआ है क्या? जी हाँ, एक अहम बदलाव हुआ है। अनिल नायर जो पहले चीफ बिजनेस ऑफिसर थे, उन्हें 1 अक्टूबर 2025 से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO बना दिया गया है। COO, अच्छा, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कंपनी के अंदरूनी स्ट्रक्चर में बदलाव का संकेत है और शायद ये दिखाता है कि मैनेजमेंट अब ऑपरेशंस को और सख्त करने, प्रोसेस को बेहतर बनाने और काम के एग्जीक्यूशन की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। क्या इस बदलाव का उस जुर्माने से कोई लेना देना हो सकता है जो हाल ही में RBI ने लगाया था? इसकी काफी संभावना है। आपने सही याद दिलाया। हाल ही में RBI ने कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। हाँ, वो लोन देने से पहले ब्याज लेने वाला मामला। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कुछ ग्राहकों से लोन की रकम देने से पहले ही ब्याज लेना शुरू कर दिया था, जो नियमों के खिलाफ है। अब देखिए, कंपनी तेजी से ब्रांच बढ़ा रही है, उनका सोर्सिंग मॉडल भी डिसेंट्रलाइज्ड है। ऐसे में एक डेडिकेटेड CEO की भूमिका शायद इसी बात पे जोर देती है कि बढ़ते हुए नेटवर्क में लोन देने की प्रक्रिया और नियमों का पालन, इस पर एक मजबूत सेंट्रल कंट्रोल की जरूरत है। ये कदम बड़े पैमाने पर रिस्क मैनेजमेंट और कंपनी की जो कम क्रेडिट कॉस्ट वाली प्रोफाइल है, उसे बनाए रखने के लिए जरूरी लगता है। रेगुलेशन की बात चली है तो इसका कंपनी पर और क्या असर पड़ रहा है? हमने सुना है कि RBI हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों HFCs के लिए नियम थोड़े सख्त कर रहा है। हाँ, 2025 की शुरुआत से कुछ नए नियम लागू हुए हैं जो HFCs पर निगरानी बढ़ाते हैं। इन बदले हुए नियमों से HFCs के लिए जनता से सीधे डिपॉजिट लेना मुश्किल हो सकता है। अच्छा, तो फिर वो फंड कहाँ से जुटाएंगे? इसके चलते उन्हें फंड जुटाने के लिए शायद NCDs यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या मार्केट से उधार लेने जैसे दूसरे लेकिन ज्यादा महंगे विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। मतलब फंडिंग महंगी हो सकती है। हाँ,
अनुमान है कि इस बदलाव से जो AA रेटिंग वाली HFCs हैं, उनकी भी फंडिंग कॉस्ट 20-30 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.20 से 0.30% तक बढ़ सकती है। ओह, तो अगर फंड जुटाने की लागत लगातार बढ़ती है, तो ये FY26 के लिए जो अनुमानित 8.2% का NIM है, उस पर सीधा दबाव डाल सकती है। तो क्या AFL का NIM कम हो सकता है? ये तो चिंता की बात है। ये एक रिस्क जरूर है, लेकिन AFL के पास एक मजबूत बचाव भी है। वो क्या? उनकी करीब 75% संपत्ति यानी लोन और 75% देनदारियां यानी उधार दोनों फ्लोटिंग रेट पर हैं। अच्छा, फ्लोटिंग रेट, इसका क्या फायदा? इसका मतलब यह है कि अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उनके लोन से आमदनी भी बढ़ेगी और उनके उधार की लागत भी बढ़ेगी, और अगर दरें घटती हैं तो दोनों घटेंगी। हम्म, इससे होता यह है कि ब्याज दरों के उतार चढ़ाव का कंपनी के मुनाफे यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर सीधा असर कम पड़ता है। यह उनके लिए एक तरह का नेचुरल हेज है। समझ गई। फिर भी जैसा आपने कहा, रेगुलेटरी बदलावों के कारण अगर उनकी बेंचमार्क दरों के ऊपर की लागत, जिसे स्प्रेड कहते हैं, वो बढ़ती है तो मार्जिन पर असर आ सकता है। इसलिए फंडिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी को झेलने के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत जरूरी होगी। और हाँ, नियमों का पालन करना, कंप्लायंस, वो एक बड़ा फोकस एरिया बना हुआ है। सितंबर 2024 का RBI जुर्माना इसी बात को दिखाता है कि इतने बड़े और तेजी से बढ़ते डिसेंट्रलाइज नेटवर्क 591 ब्रांचेस में सेंट्रल लेवल पर नियमों का पालन पक्का करना एक बड़ी ऑपरेशनल चुनौती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मार्केट के जो एनालिस्ट्स हैं, वो कुल मिलाकर क्या कह रहे हैं? क्या वो इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं, बेचने की या रखने की? यानी जोरदार खरीद की है। स्ट्रॉन्ग बाय। हाँ, औसत टारगेट प्राइस, मीडियन टारगेट प्राइस 594 रुपए का है। कुछ बड़ी रिपोर्ट्स का टारगेट 625 रुपए तक भी है, जबकि कुछ और प्लेटफॉर्म्स पर रेंज थोड़ी बड़ी है, 525 से 670 रुपए तक। ओके, तो 594 से 625 की रेंज ज्यादातर मान रहे हैं। हाँ, ये रेंज दिखाती है कि बुनियादी तौर पर राय बहुत पॉजिटिव है, लेकिन टारगेट्स में थोड़ा फर्क है। शायद ये एग्जीक्यूशन और वैल्यूएशन पर अलग-अलग सोच को दिखाता है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग और इतना ऊंचा टारगेट प्राइस किस आधार पर सही ठहराया जा रहा है? जैसा आपने पहले बताया, अनुमानित PVV रेशियो 2.9x के आसपास है, जो प्रीमियम लगता है। हाँ, ये वैल्यूएशन मुख्य रूप से दो बातों पर आधारित है। पहला, कंपनी का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, जो उनके 4.0% प्लस के ROA से दिखता है, वो काफी अच्छा है। और दूसरा, लगातार 20% की AUM ग्रोथ। लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, इस प्रीमियम वैल्यूएशन को बनाए रखने और शायद और बढ़ाने की जो कुंजी है, वो ROE को मैनेजमेंट के 17-18% के टारगेट के करीब ले जाने में है। हाँ, वो ROE गैप वाली बात। बिल्कुल। अगर AHFL ये कर पाती है और साथ ही IPO से मिले पैसे का सही इस्तेमाल करते हुए ऊंची ग्रोथ बनाए रखती है, तभी मार्केट शायद इस प्रीमियम को सही मानेगा और शायद इससे भी ज्यादा वैल्यूएशन देगा। अब बात करते हैं निवेशकों के मूड की। जी, पिछले 6 महीनों में इस स्टॉक को लेकर सेंटिमेंट कैसा रहा है? स्टॉक ने परफॉर्म कैसा किया है? पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने करीब 10.5% प्लस 10.22% का रिटर्न दिया है, और पिछले एक साल में करीब 15.5% प्लस 15.54% का। ठीक है, पॉजिटिव रिटर्न है। हाँ, रिटर्न पॉजिटिव तो है, लेकिन इसने अपने सेक्टर के जो ब्रॉडर इंडेक्स हैं, उनकी तुलना में कम परफॉर्म किया है। सेक्टर इंडेक्स ने पिछले 6 महीनों में करीब 14% प्लस 13.87% और एक साल में 35% प्लस 35.28% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। दूसरी तरफ स्टॉक अपने सेक्टर से पीछे चल रहा है। इस कमजोर प्रदर्शन का क्या कारण हो सकता है? ये जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है, ये शायद ये बताता है कि निवेशक कंपनी की फंडामेंटल मजबूती को तो मानते हैं, लेकिन शायद पैसा कहीं और जा रहा है। हो सकता है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ही कहीं और ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले या सस्ते विकल्प दिख रहे हों। या शायद वैल्यूएशन को लेकर थोड़ी चिंता हो। हाँ, ये भी हो सकता है। ये गैप ये भी दिखाता है कि कंपनी के प्रीमियम वैल्यूएशन को देखते हुए मार्केट उसके हर तिमाही के नतीजों और एग्जीक्यूशन पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है। अगर हम अभी के इन्वेस्टर सेंटिमेंट को देखें, तो इसमें कुछ मजबूत पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, लेकिन साथ ही वैल्यूएशन को लेकर कुछ सतर्कता भी है। पॉजिटिव क्या पॉजिटिव पहलू हैं? मजबूत AUM ग्रोथ, जो Q1 FY26 में 22% सालाना थी। शानदार कलेक्शन एफिशिएंसी 98% से ज्यादा। PMAA जैसी सरकारी योजनाओं से लगातार सपोर्ट की उम्मीद, और शायद आगे चलकर RBI द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना, जिससे लोन और सस्ते हो सकते हैं। और सतर्कता के कारण? वहीं दूसरी ओर सतर्कता के कारण भी हैं। कुछ स्टॉक स्कोर कार्ड इसे मार्केट एवरेज की तुलना में हाई वैल्यूएशन वाला बताते हैं, और ये भी कहते हैं कि ये फाइनेंशियल ग्रोथ में मार्केट से पिछड़ रहा है।
अच्छा। इसके अलावा Q1 FY26 के जो नतीजे थे, हालांकि साल दर साल मजबूत थे, पर वो रेवेन्यू और EPS दोनों मामलों में एनालिस्ट्स के अनुमानों से थोड़े कम रह गए। हाँ, आपने बताया था। हाँ, करीब 5.5% और 4.1% से चूक गए। इस चूक ने मार्केट की इस उम्मीद को और पक्का किया कि इस वैल्यूएशन पर कंपनी को हर तिमाही में उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। तो आगे के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या ये पॉजिटिव लेकिन सतर्क वाली भावना बनी रहेगी? देखिए, जो बुनियादी पॉजिटिव भावना है वो तो बने रहने की उम्मीद है, क्योंकि जिस किफायती आवाज बाजार में कंपनी काम करती है उसमें स्ट्रक्चरल ग्रोथ है और AHFL की ऑपरेशनल स्ट्रेटजी भी साफ है। लेकिन इस सतर्कता को दूर करने और निवेशकों का भरोसा पूरी तरह जीतने के लिए कंपनी को कुछ खास चीजें करके दिखानी होंगी। सबसे अहम होगा ये साबित करना कि वो फंडिंग कॉस्ट में जो संभावित 20-30 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी है, उसके बावजूद अपने मार्जिन को बचाए रख सकती है। और दूसरी बात, वो जो अनुमानित 14.7% ROE और मैनेजमेंट के 17-18% टारगेट के बीच का अंतर है, उसे कम करने में ठोस प्रोग्रेस दिखाना। यानी एग्जीक्यूशन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल। अगर AHFL आने वाली तिमाहियों में, खासकर Q2 और Q3 FY26, जिनके नतीजे करीब 5 नवंबर 2025 के आसपास आने की उम्मीद है, उनमें 20% प्लस AUM ग्रोथ जारी रखती है और क्रेडिट कॉस्ट को 30 बेसिस पॉइंट से नीचे बनाए रखती है, तो मार्केट शायद उनकी हाई ग्रोथ कहानी को पूरी तरह मान लेगा और स्टॉक को बेहतर वैल्यूएशन दे सकता है। आखिर में निवेशकों को किन मुख्य रिस्क्स पर खास ध्यान देना चाहिए? मेरे विचार में 3 मुख्य जोखिम हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। बताइए। पहला, नियामकीय मार्जिन दबाव। जैसा हमने बात की, नए RBI नियम फंड की लागत को 20-30 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं। अगर AHFL इस बढ़ी हुई लागत को तुरंत और पूरी तरह से ग्राहकों पर पास नहीं कर पाती है, तो उनके निम पर, मतलब मुनाफे के मार्जिन पर दबाव आ सकता है। ठीक है, पहला मार्जिन प्रेशर। दूसरा है क्रियान्वयन जोखिम, यानी एग्जीक्यूशन रिस्क। हर साल 50-60 नई ब्रांच खोलने की जो महत्वाकांक्षी योजना है, वो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसे जमीन पर उतारने में ऑपरेशनल रिस्क हैं। इससे खर्चे OPEX उम्मीद से ज्यादा बढ़ सकते हैं। या अगर दूर दराज की ब्रांच में लोन देने के स्टैंडर्ड्स पर सख्ती से अमल नहीं हुआ, तो एसेट क्वालिटी बिगड़ सकती है। वो जो RBI का जुर्माना था, वो इसी रिस्क की तरफ इशारा करता है। सही कहा। और तीसरा है ROE लक्ष्य प्राप्ति में देरी। अगर कंपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को तेजी से सुधार कर ROE को 17-18% के टारगेट के करीब ले जाने में नाकाम रहती है, तो जो मौजूदा प्रीमियम वैल्यूएशन है उस पर दबाव बना रह सकता है और शायद वैल्यूएशन में और बढ़ोतरी की गुंजाइश लिमिटेड हो जाए। तो संक्षेप में कहें तो आधार हाउसिंग फाइनेंस एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। किफायती आवाज जैसे मजबूत सेक्टर में अच्छी पकड़ है, आधार मित्र जैसा अनोखा सोर्सिंग मॉडल है और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, और एनालिस्ट्स का भरोसा भी काफी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग के साथ। बिल्कुल, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। रेगुलेटरी बदलावों से मार्जिन पर दबाव का खतरा है, तेज विस्तार से जुड़े एग्जीक्यूशन के रिस्क हैं, जैसा कि RBI जुर्माने और CEO की नियुक्ति से संकेत मिलता है, और सबसे जरूरी ROE को सुधारने की चुनौती है, जो उसके प्रीमियम वैल्यूएशन को सही ठहराने के लिए जरूरी है। सबसे बड़ी परीक्षा होगी खासकर तब जब रेगुलेटरी जांच बढ़ रही है और कंपनी के अंदर भी ऑपरेशनल एक्सेलेंस पर नया फोकस दिख रहा है। इस पर विचार जरूर करें। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी।